नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। हरिद्वार से आ रही है। पतंजलि योग पीठ में कार्यक्रम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। पतंजलि विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर पतंजलि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पतंजलि योग पीठ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हुए। पतंजलि विश्वविद्यालय का उद्घाटन यहां पर किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर पतंजलि योग पीठ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पतंजलि विश्वविद्यालय का गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर उद्घाटन भी किया। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ दीक्षांत समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया और उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करते हुए शुभकामनाएं दी है। साथ ही छात्र छात्राओं को महर्षि दयानंद से बताए गए कदमों पर चलने का आह्वान भी किया गया और कहा कि 121 साल का गुरुकुल कांगड़ी का इतिहास आने वाले दिनों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। साथ ही पीएम मोदी की शिक्षा नीति को मील का पत्थर भी शाह ने बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। गृह मंत्री ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उपाधि और पदक प्रदान किए। शाह ने उपस्थित लोगों को रामनवमी की हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर अमित शाह ने नई शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर जोर दिया गया है। तो हरिद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांगड़ी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। लोगों को इस मौके पर रामनवमी की शुभकामनाएं दी गई है और शिक्षा नीति को लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति एक मील का पत्थर भविष्य में छात्रों के लिए साबित होगी। और अब खबर देहरादून से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। अमित शाह ने ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से प्रदेश भर की 670 न्याय पंचायतों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण कार्य का शुभारंभ किया। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि अमित शाह ने कांग्रेस की कंप्यूटरीकरण योजना का शुभारंभ किया है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा सोनी ने कंप्यूटर और प्रिंटर की खरीद पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि 1.5 लाख रुपए की लागत के कंप्यूटर और प्रिंटर को 5.5 लाख रुपए की लागत में क्यों खरीदा गया। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों ने इनको चलाना है, क्या उनको ट्रेनिंग दी गई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में जो पैक्स समितियां 756 थी, लेकिन अब ये पैक्स समितियां कम होकर 690 क्यों हो गई। करने आए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में करने आए थे। केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण है, पुनर्स्थापन के जो कार्य थे या सौंदर्यीकरण के जो कार्य थे दैवीय आपदा के बाद, वो सब हरीश रावत जी कर चुके थे अपने सीमित संसाधनों से। लेकिन शिलापट लगाने के लिए और रिबन काटने के लिए मोदी जी पधार गए। उसी तरह से जिस कंप्यूटरीकरण की आज बात हो रही है हरिद्वार के अंदर, उन तमाम पैक्स समितियों में कंप्यूटरीकरण कांग्रेस करके जा चुकी है।
हरिद्वार के परशुराम चौक पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भल्ला कॉलेज स्थित हेलीपैड पर उतरते ही जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही अमित शाह को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिस के जवानों ने कांग्रेसियों को रोक लिया और उनको फिर हिरासत में ले लिया गया। बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचे। यहां सबसे पहले उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी डिम्स विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की, जिसके बाद यहां उन्होंने छात्रों को डिग्रियां वितरित भी की। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने भी उन्हें विद्या मार्तंड की मानक उपाधि से नवाजा। बहुत उत्तेजित हैं लोग उनका विरोध करने के लिए, उनको काले झंडे दिखाने के लिए, उनको हरिद्वार में आने से रोकने के लिए। उसके पीछे उद्देश्य है जो हाल ही में तानाशाही के तहत राहुल गांधी जी को एक झूठे केस में आरोपित दिखाकर उन्हें 2 साल की जो अधिकतम सजा निर्धारित की है, जो कभी आज तक इस देश के किसी भी उन धाराओं में नहीं दी गई, वो एक प्लान के तहत किया गया है। पर्याप्त मात्रा में फोर्स उपलब्ध है। जो भी शांति व्यवस्था भंग करेगा उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो प्रदर्शन कर रहे थे वो नारेबाजी कर रहे थे, उन्हीं चीजों को जो है हम लोगों ने उन्हें समझा बुझा के जो है यहाँ से शिफ्ट कर दिया। खबर देहरादून से है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है। अपने दौरे के पहले दिन केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण कर उपलब्ध दवाओं की जांच की और उनको लेकर जरूरी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने आम जनता से भी जन औषधि दवाओं की उपयोगिता को लेकर बातचीत की है। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन औषधि केंद्रों के खुलने से आम जनता को काफी राहत मिली है। आज कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों की महंगी दवाइयां भी जन औषधि केंद्र में कम दरों पर उपलब्ध है। सरकार की पहली प्राथमिकता सभी नागरिकों को समस्त और बेहतर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराना है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों पर हर नागरिक चाहे गरीब हो चाहे अमीर बेहद सस्ते दामों पर दवाएं खरीद सकता है। मंत्री ने कहा कि बीमारी अमीर और गरीब दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है, लेकिन अमीर आदमी किसी भी कीमत पर दवा खा सकता है, लेकिन गरीब आदमी दवा की कमी की वजह से कई बार इलाज नहीं करवा पाता। लेकिन सरकार इन केंद्रों के माध्यम से सभी को कम कीमत पर गुणवत्ता पूर्वक दवा और बेहतर सुविधा दे रही है। वहीं आम जनता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से आम जनता को बड़ी राहत मिली है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में टोटल 223 जन औषधि केंद्र हैं, जिनमें से 71 जो हैं गवर्नमेंट प्रीमाइसेस में हैं और बाकी 152 जो हैं वो प्राइवेट प्रीमाइसेस में है। जैसे कि ये वाला जो जन औषधि केंद्र जी गवर्नमेंट प्रीमाइसेस जो हॉस्पिटल के अंदर जो जन औषधि केंद्र हैं वो एक जिले में एक ही मेडिकल हो ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 400 बेड की अस्पताल होनी चाहिए, उसके लिए लैंड होनी चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, उसके मुताबिक मेडिकल कॉलेज खोली जाती है। आज देश में मेडिकल कॉलेज में बहुत बढ़ोतरी हुई है। खबर देहरादून से है, जहां अगले 2 दिनों तक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में 3500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 29 तारीख मार्च की है, तो अभी तक 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि मौसम करीब करीब साफ है। लेकिन कल से फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और उसका असर जो है ठीक ठाक है हमारे प्रदेश में देखने को मिलेगा 2 से 3 दिन। तो कल शाम रात से जो एक्टिविटी है रेन थंडरस्टॉर्म की अनेक जगहों तक में वो शुरू होगी प्रदेश में, उत्तराखंड में। और 31 को मैं कहूँगा कि अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी।
चमोली के नारायणगढ़ में रामनवमी के शुभ अवसर पर राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति ने कन्या पूजन के साथ चैत्र नवरात्रों का समापन समारोह विधि विधान पूर्वक किया। इस अवसर पर भव्य कलश यात्रा के साथ श्री राम जन्मोत्सव की दिव्य और भव्य झांकी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों स्थानीय महिलाओं, पुरुषों और व्यापार मंडल ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर भजन कीर्तन करते हुए राम भक्तों ने श्री राम जन्मोत्सव मनाया। वहीं भजन कीर्तनों के बाद आरती करने के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। सभी लोगों के सहयोग से हमने यहाँ पे श्री राम शोभा यात्रा की एक समिति बनाई और उसमें सभी लोगों का, गांव का, महिलाओं का, व्यापारियों का, सभी का सहयोग लिया गया और भव्य राम शोभा यात्रा की 1 महीने से लगभग तैयारी चल रही थी और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ही मेहनत उसके लिए की कि झांकी निकले। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो लोग जन्म उत्सव को क्यों न भव्य रूप से मनाए, इसलिए कार्यक्रम हम सब लोगों ने किया। अप्रैल माह से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रदेश में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र से चारधाम यात्रा को लेकर जो सहयोग मांगा जाएगा उसे पूरा करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले तीर्थ यात्रियों को हेल्थ की दृष्टि से कोई दिक्कत ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट की ओर से भारत सरकार का जो भी सहयोग मांगा जाएगा भारत सरकार सहयोग करेगी और चारधाम यात्रा करने वाले यात्रिकों को हेल्थ की दृष्टि से कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए पूरा ख्याल मोबाइल आ रहा तुम्हारा। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के काशीपुर आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कोश्यारी ने कहा कि जब तक प्राण है तब तक सक्रिय रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जनता के हित में योजनाएं चलाई हैं। यहाँ के लोग लखनऊ, दिल्ली आगे जाकर छोटे छोटे काम करते हैं। अगर वो यही काम करें तो वह संपन्न होंगे। उत्तराखंड आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। तो काशीपुर दौरे पर पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, जहां पर उन्होंने कहा कि पीएम और सीएम के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड दोनों आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक प्राण है तब तक सक्रिय रहना चाहिए। और भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि आज प्रदेश के युवा दिल्ली और बड़े शहरों की तरफ नौकरी के लिए अप्लाई करने को मजबूर रहते हैं, लेकिन ऐसी नीतियां अब तैयार की जा रही हैं जिससे वो उत्तराखंड में ही अपनी सेवाएं देंगे और राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में सामने आएगा। क्या आपने कभी मुझे जिसके लिए देखा ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? मैं तो हमेशा ही सक्रिय रहता हूँ। जब तक प्राण है तब तक सक्रिय रहना चाहिए। मुझे नहीं, आप सबको भी रहना चाहिए। तो ये राजनीतिक दे रखा है तो जब तक जीवित है आदमी को चलते फिरते रहना चाहिए या बिस्तर में सो जाना चाहिए। तो इसलिए फिर से सक्रिय होना ये अपने आप में मेरे ख्याल से अन्याय है। और अब खबर रुड़की से है, जहां हाल में ही मंगलौर कोतवाली के एक आरोपी ने हरिद्वार पुलिस कप्तान के साथ भीड़भाड़ का फायदा उठाते हुए एक फोटो खिंचवाकर वायरल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी पेशे से जेब कतरा है और इसका नाम सलमान है। वहीं जेब कतरे के इस
हरकत के बाद पुलिस महकमे में इस बार 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे अब डाल दिया है। रुड़की से आपको एक खबर दिखा रहे हैं, जहां पर भीड़ भाड़ का फायदा उठाते हुए इस आरोपी ने पुलिस कप्तान के साथ फोटो खिंचवाया और उसे वायरल कर दिया था। जिसके बाद फोटो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने जब इस जेब कतरे की तलाशी शुरू की तो कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शातिर जेब कतरे को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। और अब खबर देहरादून से है, जहां एक बार फिर से जनता को महंगाई का झटका लगा है। प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली महंगी हो गई है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में जन सुनवाई के बाद 9.64% की बढ़ोतरी की है। अब प्रदेश के 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के साथ बिजली का बिल जमा करना होगा। नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने टैरिफ जारी कर कहा कि बिजली की नई दरें आगामी 1 अप्रैल से लागू होंगी। हालांकि नियामक आयोग ने फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया। आज यूआरसी द्वारा वर्ष 23-24 का टैरिफ निर्धारण किया गया है, जिसमें कि यूपीसीएल, उज्ज्वल और पिटकुल के द्वारा जो 29% का डिमांड किया गया था, उसके अगेंस्ट जो टैरिफ इस टाइम चल रहा है आफ्टर एपीपीएस, उसमें सिर्फ 1.79% की बढ़ोतरी हुई है। और जो लास्ट ईयर मार्च में टैरिफ दिया गया था, उससे 9.64% की टैरिफ की बढ़ोतरी की गई है। आज G20 सम्मेलन का तीसरा और अंतिम दिन है, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले उधम सिंह नगर के जसपुर सीमा पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बड़े वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई। मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि G20 सम्मेलन को लेकर सभी बॉर्डर पर हैवी ट्रैफिक को रोका गया था। साथ ही सभी चौकी इंचार्जों को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय के अलावा बड़े वाहनों को रुद्रपुर की तरफ नहीं जाने दिया जाए। सीमावर्ती सभी थानों और चौकियों पर आपसी सामंजस्य बनाया गया और जो भी आवश्यक वस्तुएं वाले वाहन है उन्हें छूट दी जा रही है। पूरा जो G20 सम्मेलन है, जो इसके दृष्टिगत जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, इन सब पे एक तो हैवी ट्रैफिक को रोका गया है और जितने भी चौकी इंचार्जेस हैं, इन सबको निर्देशित किया गया है कि इनमें जो निर्धारित समय सीमा है उसके बाहर हैवी वाहन को रुद्रपुर की तरफ नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी हमारे सीमावर्ती थाने हैं, सर्कल्स हैं, चौकियां हैं, सभी स्तर पर आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया गया है और लगातार एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी उनको सूचना दी जा रही है और जो भी आवश्यक केवल वस्तुओं वाले हैं केवल उन्हीं को छूट दी जाए। खबर दिनेशपुर से है, जहां नवमी का पूजन किया गया। बसंती पूजा में क्षेत्र के तमाम महिला एकत्र होकर अविधिवत रूप से देवी बसंती मां की पूजा की है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे, बीजेपी जिलाध्यक्ष गुंजन सुकीजा, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी देवी मां के समक्ष मत्था टेका उन्होंने और हवन यज्ञ में ये लोग शामिल हुए। नव दुर्गा पूजा की पूरे समाज को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं मां भगवती से, सिद्धिदात्री माता से मैं पूरे समाज की क्षेत्रवासियों के कल्याण की मैं कामना करता हूं। आज हमारे दिनेशपुर में क्षेत्रवासियों ने दुर्गा पूजा में बहुत अच्छा आयोजन किया है, हवन यज्ञ चल रहा है। मैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। यहाँ पे बहुत साधारण रखता हूँ और रामनवमी व्रत हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, इसलिए हम लोग सारे
समाज के लोग बहुत आस्था से और अच्छा से मनाते हैं हम लोग इस त्यौहार को, और बहुत हर्ष उल्लास से मनाते हैं और बहुत बढ़िया हम लोग को लगता है। माँ हमको पूर्ति देती है, सब कुछ कर रही है, माँ के कारण सब कुछ हम लोग जो उन्नति हो रहा है, देश का उन्नति हो रहा है, समाज का उन्नति हो रहा है, सब इनके कारण हो रहा है। पहले तो मैं सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और विगत 19 वर्षों से हमारे दिनेशपुर में महिला संगठन द्वारा ये बसंती पूजा आयोजित की जाती है और विगत 19 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। इस क्षेत्र में जैसे कि मंगलमय हो, पूरा देश में रामनवमी मनाया जा रहा है, इसमें कितना अच्छा रहेगा? ये बहुत ही अच्छी बात है। आज के दिन ही हिंदू मान्यता के अनुसार आज के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था। पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व भर आज के दिन रामनवमी के उपलक्ष्य में उनकी जयंती मनाई जाती है। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है और रामनवमी की बहुत बहुत बधाई सबको। पूरे महिला सशक्तिकरण में भी इसका बहुत बड़ा रोल होगा और काफी अच्छा लग रहा है। सभी महिलागण इकट्ठे होके अच्छे से पूजा कर रहे हैं और आगे के लिए भी वो सब लोगों के लिए एक राह दिखा रहे हैं। और देश भर में आज चैत्र मास की नवरात्रि की धूम रही। चैत्र मास की नवमी तिथि के मौके पर देश और प्रदेश के अन्य स्थानों के साथ साथ बाजपुर मां दक्षिणेश्वरी कालीपीठ मंदिर में मां दुर्गा के नवमी शक्ति के रूप में मां सिद्धरात्रि की पूजा अर्चना की गई, जहां 108 कन्याओं का पूजन कर भंडारा किया गया। कन्या पूजन के तहत घरों में मां के भक्तों ने 9 देवियों के रूप में छोटी छोटी कन्याओं को प्रसाद स्वरूप भोजन कराया और उन्हें उपहार भी दिए। मां के स्वरूप में बैठी छोटी छोटी कन्याओं ने मां के व्रत रखने वाले भक्तों को आशीर्वाद भी दिया। बाजपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रामनवमी के मौके पर भक्तों ने कन्याओं को कन्या भोज कराया और प्रदेश में नवरात्रि की धूम मची रही। दक्षिणेश्वरी कालीपीठ में आयोजन किया गया नवरात्रों के मौके पर और सभी लोगों ने यहां पर छोटी कन्याओं को प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण कराया। ये हमारा संकेत था, माता रानी ने कराया। माता रानी का माँ काली की मूर्ति स्थापना हमने करी थी 9 दुर्गों से पहले और हमने प्रण करा था कि 108 कन्याओं को हम पूजन करेंगे। और पूजन के आयोजन में मैं आलाधिकारी हमारे बागपुर क्षेत्र से समय निकाल के महारानी के दर्शन करने, कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। हमारे क्षेत्र के एसडीएम राकेश तिवारी, मैं बड़ा धन्यवाद करूंगा उनकी टीम का, अजय भट्ट जी का, तहसीलदार जी का, डॉक्टर विनय, राजू मंजीत सिंह, हमारे क्षेत्र के सभी संतगण और भक्तगण और सभी हमारे अफसर समय निकाल के मां भगवती के चरण। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर स्थित सेंट्रल होटल के ग्राउंड में हो रहे कार्यक्रम में खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा की पत्नी सोनिया शर्मा ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। बता दें, वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने विधानसभा चुनाव में खानपुर विधानसभा से 4 बार के विधायक रहे प्रणव सिंह को निर्दलीय रूप से चुनाव लड़कर हरा दिया था, जिसके बाद से उमेश कुमार जनता की पसंद बनकर उभरे हैं। वहीं अब 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ही विधायक की पत्नी सोनिया शर्मा ने बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सदस्यता ली है, ये बड़ा संगठन है और मेरे साथ जितने लोगों ने यहाँ पे सदस्यता लिया आप देख ही रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, तो इससे मजबूती का तो अंदाजा लगाया जा सकता है। आने वाले समय में आपका फाइनल कर दिया है पार्टी ने? टिकट नहीं, अभी कुछ फाइनल नहीं है और जिसको बहन मायावती टिकट देंगी मैं उसके लिए कार्य करूंगी। बहुजन समाज पार्टी दिखा के काम नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता अपनी काम करने की क्षमता को दूसरे के सामने नहीं रखता। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हमेशा काम करता ही रहता है। लोकसभा चुनाव में किसे पैक किया जाएगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता हम सबकी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया कि अब हम राजनीतिक गठबंधन नहीं करेंगे, हम सामाजिक गठबंधन करेंगे। सर समाज में भाईचारा बनाएंगे और सर समाज के बीच में लोकसभा जिताने का काम करेंगे।
और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।